सो इंडिया ऑल्सो मूव कर रहा है वो स्पेस में जहां पे नंबर 6 है इंडिया का रैंकिंग इन टर्म्स ऑफ द टॉप 14 कंट्रीज जो साइबर पॉलिसीज ले रही हैं। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आज के डेट में एक साइबर पॉलिसी होना, नॉट ओनली फॉर लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस बट स्मॉल मिड साइज ऑर्गेनाइजेशंस और इंडिविजुअल्स के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है ये पॉलिसी लेना। और आगे जैसे हम बात करेंगे मैं बताऊंगी और भी थोड़े स्टैटिस्टिक्स है जिसके बारे में मैं बात करना चाहूंगी कि क्यों साइबर इतना इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। बिल्कुल। पंकज जी, ऐसे में जो एक व्यक्ति का इंश्योरेंस पोर्टफोलियो होता है, जैसा मैंने शुरुआत में कहा था कि हेल्थ इंश्योरेंस सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है, लाइफ इंश्योरेंस काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता है। फिर काफ़ी लोग क्योंकि कार इंश्योरेंस तो मैंडेटरी है, फिर होम इंश्योरेंस की तरफ भी लोगों का रुझान ज़्यादा रहता है। साइबर इंश्योरेंस शायद पिछले कुछ सालों में हमने देखा, इसकी अहमियत हमें मालूम चली है, खासतौर पर कोविड टाइम पे जब लोगों की रोजमर्रा के कामकाज में डिजिटल प्रेजेंस ज्यादा हो गई। फिर हमने देखा डीमोनेटाइजेशन के बाद जब कैशलेस लेन देन की तरफ ज्यादा रुझान बढ़ा, उसके बाद इक्वल जो एक कह सकते हैं फोकस अटेंशन था वो हैकर्स का भी इस तरफ आया कि कैसे यहाँ से थोड़ा बहुत ठगी की जाए। तो शायद यही वजह थी कि साइबर इंश्योरेंस को लेकर काफ़ी ज़्यादा जागरूकता बढ़ी। जैसा कनिष्का ने भी बताया कि मार्केट बढ़ रहा है और आगे इसके और बढ़ने की संभावना है। पर एक इंश्योरेंस पोर्टफोलियो में अभी भी आपको लगता है पंकज जी कि साइबर इंश्योरेंस इतना इंपॉर्टेंट है लोगों की, या अभी इसकी और गुंजाइश है बढ़ने की? देखिए स्वाति जी, जहाँ तक सवाल है इम्पोर्टेंस का, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जितना ज़्यादा कंप्यूटर का इस्तेमाल हो रहा है, जितना ऑनलाइन हम चाहे वो ऑनलाइन शॉपिंग हो या फिर एजुकेशन हो या किसी भी चीज के लिए हम यूज कर रहे हैं इंटरनेट का, उतना ही रिस्क बढ़ रहा है और साइबर अटैक्स बढ़ रहे हैं और कई तरह के नुकसान। ये सिर्फ मतलब एक फाइनेंशियल अनऑथराइज्ड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन तक सीमित नहीं है, बल्कि चाहे आपका पर्सनल डेटा हो, आपका सोशल मीडिया हो, और उसकी वजह से फर्स्ट पार्टी यानी कि आपको डायरेक्ट नुकसान हो सकता है, या फिर आपके पास जो डेटा है, आप हो सकता है ऐसे प्रोफेशन में हो जहां पर कि आपके क्लाइंट का डेटा आपके कंप्यूटर में है और साइबर अटैक की वजह से आपके क्लाइंट्स का नुकसान हो जाता है, थर्ड पार्टी लायबिलिटी राइज हो सकती है। तो कई तरह के नुकसान यहां पर हो सकते हैं। तो जहां तक सवाल है कि जरूरत का, ये तो बिल्कुल कनिष्का ने भी जैसा एक्सप्लेन किया कि शायद जरूरत तो बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर हम बात करें कि कितनी अवेयरनेस है, तो मुझे लगता है अभी भी बहुत शायद काफी जरूरत है। जितना अभी शायद अगर हम बात करें ऑर्गेनाइजेशन की, तो ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे तो फिर भी शायद इसकी डिमांड बढ़ रही है या फिर यूज बढ़ रहा है। लेकिन अगर हम बात करें इंडिविजुअल लेवल पर, तो अभी भी लोगों में अवेयरनेस की कमी है। या शायद ऐसा लगता है, जिसे हम बात करते हैं ना घर का इंश्योरेंस, तो हम लाइफ लेते हैं, हेल्थ लेते हैं, जब बात आती है प्रॉपर्टी इंश्योरेंस की तो वहां पर अवेयरनेस कम होती है। उसी तरह से ये जो साइबर इंश्योरेंस है इंडिविजुअल लेवल पर, यहां पर अभी भी उतनी ज्यादा एक्सेप्टेंस नहीं है जितने की जरूरत है। तो कनिष्का, साइबर इंश्योरेंस या साइबर जो नुकसान है उसमें क्या क्या शामिल होता है? किन किन लेवल्स पर किसी को डिजिटली नुकसान हो सकता है जिसकी भरपाई एक साइबर इंश्योरेंस कर सकता है? तो जैसे मैं ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे अगर बात करूं तो जैसे दो टाइप के रिस्क हैं। फर्स्ट पार्टी जो आपका खुद का लॉस है, आपका ओन फाइनेंशियल लॉस है, और थर्ड पार्टी जिसमें किसी ने आपके ऊपर अगर एक लॉ सूट फाइल किया है, आपको कोर्ट जाना पड़ेगा, एक लॉयर हायर करना पड़ेगा, उसका डिफेंस कॉस्ट जो आप पे करते हैं, वो सारी रिस्क है। तो ये दो टाइप की रिस्क है जो साइबर में कवर होती है। इसके अलावा और दूसरी रिस्क है जैसे आइडेंटिटी थेफ्ट। अगर आज आपकी आइडेंटिटी या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं और आपका डेटा पब्लिक हो जाता है और वो मिसयूज होता है, तो वो टाइप के फाइनेंशियल लॉसेस आपके लिए कवर्ड है। अब इंडिया में भी जैसे साइबर लॉज बहुत स्ट्रिक्ट हो रहे हैं और बहुत जल्दी हम डिजिटल प्रोटेक्शन डेटा एक्ट भी देखेंगे इंडिया में। तो उसके तहत अगर आप डेटा स्टोरेज कर रहे हैं बहुत सारे थर्ड पार्टीज का और आपके ऊपर अगर लाइबिलिटी आता है, तो वो काइंड ऑफ रिस्क भी कवर्ड है पॉलिसी में। सबसे बड़ा रिस्क जो हम देख रहे हैं मार्केट में वो आज के डेट में है रैंसमवेयर रिस्क।
जहां पे अगर आपको एक्सटॉर्शन पे करना है, आपका डेटा इनक्रिप्ट हो जाता है, आपको एक्सटॉर्शन पे करना पड़ता है अपना डेटा वापस लाने के लिए, तो वैसा रिस्क भी पॉलिसी में कवर्ड है। पॉलिसी आजकल की इतनी ज्यादा ब्रॉड हो गई है कि अगर आप कोई नेगोशिएटर हायर करना चाहते हैं जो आपके बिहाफ पे नेगोशिएशन कर सके फॉर रैंसमवेयर, वो भी पॉलिसीज में इनबिल्ट है, क्योंकि हैकर्स के साथ डील करना कोई आम बात नहीं है, तो वो भी कवर्ड है पॉलिसीज में। इसके अलावा और दूसरे कवर्स हैं, जैसे कॉस्ट ऑफ साइकोलॉजिस्ट भी आजकल की पॉलिसीज में कवर्ड है। उसके अलावा और हमारे पास बिजनेस इंटरप्शन कवर है, अगर आपका बिजनेस इज नॉट एबल टू ऑपरेट एक्स नंबर ऑफ डेज के लिए ड्यू टू साइबर अटैक, तो वो भी कवर्ड है पॉलिसी में। एंड इंडिविजुअल पॉलिसीज में भी लगभग सिमिलर कवरेजेस है, जैसे अभी इन्होंने बताया कि ऑनलाइन शॉपिंग कवर्ड है, ऑनलाइन बुलिंग कवर्ड है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अगर आपका बुलिंग हो रहा है, आपका इमेज डैमेज हो रहा है, वो कवर्ड है पॉलिसीज में। पॉलिसीज में यहाँ तक कवर उन्होंने दिया हुआ है कि अगर साइबर बुलिंग की वजह से अगर किसी का जॉब लॉस हो जाता है, तो एक्स नंबर ऑफ डेज तक आपका रेम्यूनरेशन या सैलरी कवर्ड है, वो सारे कवर्स भी है। एक इंडिविजुअल पॉलिसी में कॉस्ट ऑफ साइकोलॉजिस्ट कवर्ड है, कॉस्ट ऑफ रैंसमवेयर कवर्ड है, कॉस्ट ऑफ डेटा प्रोटेक्शन कवर्ड है। ये सारे कॉस्ट हैं जो एक इंडिविजुअल पॉलिसी में भी आप ले सकते हैं। इंडिविजुअल पॉलिसी की एक और अच्छी बात है कि फ्लोटर कवर्स अवेलेबल है, आप अपनी पूरी फैमिली को एक सिंगल सम इंश्योर्ड में भी कवर कर सकते हैं। तो आज के डेट में आप जो सोच सकते हैं एक साइबर इंसिडेंट हो सकता है, वो सब कुछ एक पॉलिसी में कवर्ड है। फिशिंग अटैक जैसे हम बोलते हैं कि अगर आपको कोई लिंक आ गया है जिसपे आपने रिस्पॉन्ड कर दिया है और वो फ्रॉड्यूलेंट लिंक है, आपके पैसे चले गए हैं, ये सारे अटैक्स भी कवर्ड है पॉलिसीज में। तो आज आप जो सोच सकते हैं वो सब अवेलेबल है कवर्स के फॉर्म में, क्योंकि इतनी सारी इंश्योरेंस कंपनीज है जो आज हमें ये कवर दे रही है। बिल्कुल। और पंकज जी, अभी अगर ऑप्शंस के हिसाब से समझा जाए तो कितने ऑप्शंस अवेलेबल है साइबर इंश्योरेंस के? किस तरीके की पॉलिसीज मिलती हैं, उनकी क्या खासियत रहती है अलग अलग कंपनीज की पॉलिसीज की? मोरलेस देखेंगे तो सभी इंश्योरेंस कंपनी इस तरह के सभी जो रिस्क हैं उन्हें कवर करती हैं। जैसे अभी कनिष्का ने भी बताया कि रिस्क आप कुछ भी सोच सकते हैं। आपका अगर साइबर अटैक होता है, चाहे वो रैंसम की डिमांड हो या फिर यहां तक कि अगर कोई आपकी रेपुटेशन इससे खराब हो रही है, हो सकता है इस तरह की कोई चीजें हो, तो उसका भी कंपनसेशन जो भी होगा या फिर लीगल लाइबिलिटी बनती है, वो सब कुछ कवर होता है। तो सभी पॉलिसीज मोर और लेस इस तरह की सभी चीजों को कवर करती हैं। हाँ, यहाँ पर हो सकता है कि थोड़ा सा प्रीमियम कम और ज्यादा हो सकता है, या फिर कुछ ऑप्शंस हो सकते हैं कि कौन से ऑप्शंस आपको लेने हैं। लेकिन बहुत सारी आज की डेट में ऑलमोस्ट सभी जनरल इंश्योरेंस कंपनीज ये पॉलिसी इशू करती हैं। और जिस तरह का भी रिस्क हो सकता है, चाहे वो अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन की बात हो जिसकी वजह से रिस्क हो, या फिर आपकी रेपुटेशन का रिस्क हो, या फिर किसी की कोई कॉपीराइट वगैरह का कोई क्लेम आ जाए, यानी कि आपकी वजह से, आपके कंप्यूटर पे अटैक होने की वजह से कोई कॉपीराइट ब्रीच होता है, उस तरह की लाइबिलिटी आ जाती है, तो वो सब भी रिस्क कवर हो सकते हैं। तो यानी कि आप यदि कंप्यूटर यूज कर रहे हैं और कंप्यूटर यूज करने से आपकी वजह से मतलब आप पर अटैक होता है कंप्यूटर पर, उसकी वजह से कोई भी फाइनेंशियल लॉस हो सकता है जिसके लिए कंपनसेशन की जरूरत है, वो इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर हो सकता है। और कनिष्का, ऐसे कौन से अटैक्स हैं या ऐसे कौन से एक्सक्लूजन्स हैं जो कि साइबर इंश्योरेंस पॉलिसी में होते हैं? क्योंकि कल को अगर आप क्लेम करने जाएं और वहां पर अगर रिजेक्ट हो जाए, तो वो किन वजहों से हो सकता है कि ये पर्टिकुलर चीज कवर्ड नहीं थी इसलिए? ऐसे स्टैंडर्ड एक्सक्लूजन्स है पॉलिसी में जो एक दूसरी लाइबिलिटी पॉलिसी में कवर होते हैं, तो वो ये पॉलिसी में नहीं आते हैं। जैसे वॉर कवर्ड नहीं है, टेररिज्म आज कवर्ड हो रहा है थ्रू साइबर टेररिज्म, क्योंकि आज हम देख रहे हैं दैट साइबर टेररिज्म एक बड़ा रिस्क बनता जा रहा है। तो पहले एक्सक्लूजन था, अब टेररिज्म एक रिस्क कवर हो गया है जो पहले एक्सक्लूजन था। अगर कोई भी एक्ट बॉडीली इंजरी या साइबर टेररिज्म या साइबर अटैक्स की वजह से बॉडीली इंजरी, प्रॉपर्टी डैमेज होता है, तो वो कवर्ड नहीं है पॉलिसी में। अगर ऑर्गेनाइजेशंस में अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर फेलियर हो जाता है पर उसमें साइबर अटैक इन्वॉल्व नहीं है,
तो वो कवर्ड नहीं है। अगर कोई ऐसा रिस्क है जो साइबर अटैक ऑर्गेनाइजेशन ने पॉलिसी लिया है और उन पे अटैक ना होके उनके किसी एसोसिएटेड वेंडर पे होता है, तो टू सम एक्सटेंट वो कवर्ड है। कोई पॉलिसीज में है, कोई कोई पॉलिसीज में एक्सक्लूजन है। सो बहुत सारे लाइबिलिटी कवर्स हैं जो दूसरी पॉलिसीज में कवर्ड हैं, वो साइबर में एक्सक्लूजन है। साइबर का एक बेसिक प्रिमाइस है कि अगर साइबर अटैक है और आपको फाइनेंशियल लॉस है या थर्ड पार्टी लॉस है तो ही पॉलिसी पे करेगी। अगर आपका सिस्टम अटैक है या सिस्टम वेयर एंड टेयर की वजह से अटैक है या आपका सिस्टम डाउन टाइम है, ऐसे बहुत बार हमने देखा है कि सिस्टम डाउन टाइम हो जाता है या वेयर एंड टेयर की वजह से मशीन्स बंद कर देती हैं चलना, उसकी वजह से भी बहुत सारे अटैक्स हम देखते हैं कि साइबर पॉलिसी में आते हैं। बट जब ब्रीच रिस्पॉन्स वेंडर्स जिसे हम बोलते हैं, जब वो ये अटैक्स को देखते हैं और एनालिसिस होता है, एक फोरेंसिक रिपोर्ट बनाई जाती है, तब पता चलता है कि एक्चुअली वो साइबर अटैक नहीं है, वेयर एंड टेयर की वजह से है या सिस्टम डाउन टाइम है। तो वैसे अटैक्स पॉलिसी में कवर नहीं होते हैं। वो क्लियर कट एक्सक्लूजन है क्योंकि ये पॉलिसी बहुत स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ साइबर अटैक्स के लिए ही बनी है, जो स्टैंड अलोन पॉलिसी साइबर की हैं। अगेन ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे डायरेक्टर्स ऑफिसर्स का जो लाइबिलिटी होता है वो एक सेपरेट डीएनओ जैसे हम बोलते हैं, डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर्स लाइबिलिटी पॉलिसी में कवर होती है, साइबर में नहीं कवर होता है। तो ये सारी चीजें हैं जो साइबर पॉलिसी में एक स्टैंडर्ड एक्सक्लूजन जैसे आती है और कवर नहीं होती है। बिल्कुल। तो समझना जरूरी है कि साइबर इंश्योरेंस पॉलिसी के इंक्लूजन क्या है, एक्सक्लूजन क्या है, मतलब क्या शामिल है और क्या शामिल नहीं है, जिससे कि आप अपने लिए एक अच्छी साइबर इंश्योरेंस पॉलिसी ले पाए और क्लेम करते टाइम आपको कोई दिक्कत ना हो। पर लेना कितना चाहिए साइबर इंश्योरेंस, ये समझना जरूरी है। जरूरत अगर पड़ जाए क्लेम करने की, तो क्लेम करने की प्रक्रिया क्या है, इस पर करेंगे चर्चा थोड़ी देर में। What happens? क्या आप शेयर बाजार में ट्रेडिंग करते हैं ना? तो रोज सुबह 7:30 बजे जी बिजनेस पर आपको वो सब कुछ मिलेगा जो ट्रेडर्स को हर रोज चाहिए। कैश, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, इंडेक्स, टेक्निकल पिक्स, खबरों के दम पर शेयर, और इन्वेस्टर्स के लिए कुछ नहीं। अरे है ना, एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट पिक भी और शानदार फंडा पिक भी, यानी कि ट्रेडिंग का डेली डोज हर रोज सुबह 7:30 बजे लीजिए जी बिजनेस पर, सिर्फ ट्रेडर्स डायरी में। खबरों के तूफान से, सूचनाओं के भंवर से, बयानों के जंजाल से, अफवाहों के मायाजाल से, अब आपको निकालेगा जी बिजनेस और दिखाएगा इंडिया 360। सोमवार से शुक्रवार शाम 7:56 बजे जी बिजनेस पर। शानदार और बेदाग सफर, मार्केट का नंबर 1 लीडर, भरोसे का सबसे बड़ा नाम, लेकिन अंदाज बिल्कुल आम, जिसके तजुर्बे और समझ को करें दिग्गज भी सलाम। आसान भाषा में सिर्फ मुनाफे की बात, तभी तो देश चलता है जी बिजनेस के साथ। 16 साल से आपका साइबर इंश्योरेंस की अहमियत आज हम समझ रहे हैं। हमारे साथ है पंकज मटपाल ऑप्टिमा मनी से और कनिष्का गडी आनंद राठी इंश्योरेंस ब्रोकर से। अब हर एक इंश्योरेंस की एक सीमा होती है, मतलब आपको कितना इंश्योरेंस लेना चाहिए, आपकी ज़रूरत के हिसाब से कितना इंश्योरेंस सही है। तो साइबर इंश्योरेंस में कितना, हाउ मच इज टू मच जिसको कहा जाता है। तो पंकज जी, साइबर इंश्योरेंस आपको क्या लगता है कितना लेना चाहिए, क्योंकि जब बात आती है डिजिटल ट्रांजैक्शंस की या साइबर स्पेस में किसी तरीके के नुकसान की, तो उसकी कई बार कोई सीमा नहीं होती है। इसलिए कई बार ये समझना मुश्किल हो जाता है कि हमें कितना अपने आप को कवर्ड रखना है। पर अगर एक स्टैंडर्ड हम समझें कि इतना हमें कवर लेना चाहिए, तो वो क्या रहेगा? देखिए स्वाति जी, टू मच तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, लेकिन बस कम से कम कितना लेना चाहिए ये कई बातों के आधार पर आप तय कर सकते हैं। पहली बात तो ये है कि आपका प्रोफेशन किस टाइप का है, उस पर भी काफी हद तक डिपेंड करता है। क्योंकि अगर कोई साइबर अटैक होता है तो एक तो ये है कि
आपके साथ मतलब अनऑथराइज ट्रांजेक्शन हो सकता है, आपकी आईडेंटिटी थेफ्ट हो सकती है। बट उसके अलावा ये भी है कि प्रोफेशनली आप दूसरे लोगों का डेटा भी अपने कंप्यूटर में स्टोर किया हुआ है आपने, तो वो भी रिस्क आपका बढ़ जाता है। दूसरी बात, आपकी रेपुटेशन, आप सेलिब्रिटी हैं या आप एक नॉर्मल पर्सन हैं, इस पर भी काफी हद तक डिपेंड करता है। क्योंकि यदि इस तरह का एक अटैक होता है तो उस केस में कितना नुकसान हो सकता है उसको लेकर भी आप ये तय कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आज की तारीख में यदि आपके पास क्रेडिट कार्ड है, आपके पास में बैंक अकाउंट में पैसे हैं और कुछ भी है, तो 10 लाख तो मेरे हिसाब से कम आपको लेना ही चाहिए यहाँ पर सम इंश्योर्ड। लेकिन यदि जैसा मैंने कहा कि आपका प्रोफेशन इस तरह का है कि जहां पर लायबिलिटी ज्यादा बन सकती है और डेटा ब्रीच होने की वजह से या किसी रैंसमवेयर के अटैक होने की वजह से आपको लगता है कि यहाँ पर नुकसान ज्यादा हो सकता है, या जैसा सोशल मीडिया में आप बहुत एक्टिव हैं और आपकी रेपुटेशन को काफी फर्क पड़ सकता है, सेलिब्रिटी स्टेटस है, तो उस हिसाब से फिर कोई लिमिट नहीं है। आप ये शायद करोड़ों में भी सम इंश्योर्ड तय कर सकते हैं। कनिष्का, तो ऐसे में किसी को जरूरत पड़ गई, उनके साथ कोई ऑनलाइन धोखाधड़ी हो गई है, तो साइबर इंश्योरेंस है उनके पास, तो क्लेम करने का प्रोसेस क्या रहता है, कितना आसान रहता है, किन डॉक्यूमेंट्स को ऐसे केसेस में दिखाना चाहिए, पहला स्टेप क्या होना चाहिए? क्योंकि ये एक फ्रॉड का मामला भी है जहां पर पैसों का इन्वॉल्वमेंट है, फाइनेंशियल फ्रॉड भी इसको कह सकते हैं। क्या इसमें हमें पुलिस के पास भी जाना चाहिए जिससे कि रिकवरी हो? तो पूरा प्रोसेस जरा समझाइए। तो स्टार्टिंग ऑर्गेनाइजेशन से अगर हम करें तो ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे सबसे पहला स्टेप होता है आपकी पॉलिसी में एक डिटेल्ड ब्रीच रिस्पांस वेंडर जिसे हम कहते हैं के डिटेल्स होते हैं जो इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड करती है। तो हमने नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशंस में देखा है कि ब्रीचेस जो होते हैं वो काफी ऑड आवर्स पे होते हैं। जैसे ब्रीच हुआ है से फ्राइडे रात को से 3 बजे, तो कोई भी नहीं है जो इसे हैंडल कर सकता है और वो लॉस ज्यादा से ज्यादा बड़ा बन सकता है। तो ब्रीच रिस्पांस वेंडर के डिटेल्स होते हैं जहाँ पे उनका टोल फ्री नंबर होता है। फर्स्ट स्टेप है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए उन्हें कॉन्टैक्ट करना, उन्हें डिटेल्स देना। जो इनिशियल स्टेप हम उसे बोलते हैं ट्रायाज, जो ब्रीच रिस्पांस वेंडर करता है, और वो जानने की कोशिश करते हैं कि क्यों आपको ये लॉस हुआ है। फोरेंसिक रिपोर्ट्स प्रिपेयर होती है, आप उन्हें डेटा देते हैं जिसके बेसिस पे उन्हें समझ में आता है कि एक साइबर अटैक है, और अगर साइबर अटैक है तो कहाँ से, उसका सोर्स क्या है, कैसे हुआ है वो। और उसके बाद पूरा प्रोसेस स्टार्ट होता है जहाँ पे साइमल्टेनियसली इंश्योरेंस कंपनी भी इन्वॉल्व होती है। इंश्योरेंस कंपनी अपने एंड से इन्वेस्टिगेटर्स भी लगाती है और एक सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आपको दिए जाते हैं जो आपको सबमिट करने होते हैं। ये तीनों पार्टीज को आप जैसे ही अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, जैसे आपने कहा कि पुलिस, हाँ जी, एक पुलिस एफआईआर भी बहुत जरूरी है इसमें। साइबर क्रिमिनल्स को पकड़वाने के लिए ऑब्वियसली हमें ये स्टेप उठाना पड़ता है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट फॉर गेटिंग अ साइबर क्लेम प्रोसेस। तो ये डॉक्यूमेंट सारे हमें सबमिट करने पड़ते हैं इंश्योरेंस कंपनीज को, जिसके बेसिस पे एक प्रॉपर सर्वे रिपोर्ट बनता है, पूरा इन्वेस्टिगेशन होता है और उसके बेसिस पे ये क्लेम सेटलमेंट होता है। ऑन इंडिविजुअल बेसिस पे इंश्योरेंस कंपनीज अपना टोल फ्री नंबर देती हैं जिसपे उन्हें जाकर अपना क्लेम रजिस्टर करना होता है, सारी डिटेल्स देनी होती है। वो देने के बाद एक सेट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन उनके पास आता है जो उन्हें सबमिट करना पड़ता है। यहाँ पे भी डिपेंडिंग कि कितना क्लेम अमाउंट है उसके बेसिस पे एक एफआईआर आपको करना पड़ता है। और वो डॉक्यूमेंट सबमिशन के बाद इंश्योरेंस कंपनी उसे स्क्रूटिनी करती है कि क्लेम पॉलिसी के फ्रेमवर्क में बैठता है या नहीं। वो होने के बाद आपका क्लेम सेटल होता है। तो ये प्रोसेस है। प्रोसेस काफी सिंप्लीफाइड है ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे और इंडिविजुअल लेवल पे भी। तो अगर आपको क्लेम करना है तो कोई दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि आज की पॉलिसीज काफी वाइड है और जो भी आप सोच सकते हो एज ए रिस्क हर एक पॉलिसी में कवर्ड है। और कनिष्का, साथ ही में रिजेक्ट कब हो सकता है क्लेम? जैसे मैंने आपको कहा, अगर क्लेम एक्सक्लूजन में आता है, जैसे सपोज अगर आज आपका सिस्टम पूरा बंद हो गया है, मे बी एक सिस्टम वेयर एंड टेयर की वजह से हुआ है, तो जब आप वो इनिशियल जैसे मैंने कहा ट्रायाज करते हैं, तब आपको पता चलता है कि क्लेम क्यों सेटल नहीं हो रहा है, क्योंकि वो एक साइबर अटैक नहीं था। ये रीजन होता है। मेजरली हमने बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स देखे हैं जहां पे रिपोर्ट हो जाते हैं क्लेम्स या इंसिडेंट्स रिपोर्ट हो जाते हैं, बट वो साइबर पॉलिसी के तहत पे नहीं होते हैं क्योंकि वो एक साइबर अटैक नहीं होता है। तो ये सिनेरियो
सिनेरियो में भी हमें हेल्प चाहिए होता है फ्रॉम प्रोफेशनल्स जो हमें बता सकें कि एक्चुअल लॉस क्या है और कहाँ पे ये पेन पॉइंट एरिया है आपका जहाँ पे आपको लॉसेस फ्यूचर में आ सकते हैं, बट आज के डेट में वो साइबर अटैक नहीं हो सकता है। तो ये वन ऑफ द रीजंस जो मैंने देखा है वो ये है। और बहुत सारे इंडिविजुअल पॉलिसीज पे भी हमने ये देखा है कि बहुत सारे डिटेल्स क्लाइंट ने अपने एंड से दिए हैं। उन्होंने दे हैव मतलब आई अंडरस्टैंड कि एक ट्रैप पे वो लोग पकड़े जा सकते हैं, बट बहुत सारा इंफॉर्मेशन जैसे उन्होंने अपना सीवीवी खुद शेयर किया है, उन्होंने अपने क्रेडेंशियल्स खुद शेयर किए हैं। तो वो सिचुएशंस में कोई कोई पॉलिसीज आज के डेट में मार्केट में ऐसी हैं जो कवर आपको नहीं देती हैं। तो आपका कवर सिंस नहीं होता है, वो एक्सक्लूजन में फॉल होता है, इसीलिए आपका क्लेम पेबल नहीं होता। सो ये लार्जली ये 2 सिनेरियोज हमने देखे हैं जहां पे क्लेम्स रिजेक्ट होते हैं। जी पंकज जी, आखिरी सवाल आपसे होगा कि साइबर फ्रॉड से बचा कैसे जाए? मतलब कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो पहले अगर प्रिवेंट ही करना है तो क्या सावधानी बरतनी चाहिए? क्योंकि डिजिटल एज है, ऑनलाइन खरीदारी का जमाना है, अब तो फेस्टिवल सीजन है और भी ऑनलाइन खरीदारी बढ़ जाएगी, लोगों का रुझान काफी ज्यादा बढ़ जाता है और कई बार ना चाहते हुए भी हम ऑनलाइन कुछ खरीद ही लेते हैं। और इस पूरे प्रोसेस में कई बार हमारे साथ कोई ना कोई ऐसा हादसा हो ही जाता है, ऑनलाइन हादसा। तो किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? बिल्कुल, ये बहुत ही जरूरी है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। और अगर आपके जो भी पासवर्ड्स हैं वो बहुत ही सिक्योर होने चाहिए। आप ऐसे पासवर्ड रखें कि जो कि इस तरह से हैक ना हो सके। और साथ ही आप अपने कंप्यूटर में जेन्युइन सॉफ्टवेयर यूज करें, एंटीवायरस यूज करें। कई बार ऐसा होता है कि जब आप इस तरह से जो जेन्युइन सॉफ्टवेयर नहीं है, आप क्रैक्स यूज कर रहे हैं, आप डाउनलोड कर रहे हैं, तो उसकी वजह से कई बार अटैक होने के चांसेस होते हैं। मालवेयर या स्पाईवेयर आपके कंप्यूटर में आ जाते हैं। ये सब बहुत जरूरी है। और पासवर्ड को टाइम टाइम पर चेंज करना, किसी के साथ शेयर नहीं करना। कई बार ऐसा भी होता है कि आप अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ, अपने स्टाफ के साथ में शेयर कर देते हैं और किसी तरह से वो लीक हो सकती है इंफॉर्मेशन, उसका ध्यान रखना। या कंप्यूटर में ऐसे सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो है, अगर आप चाहते तो उसको एनक्रिप्ट करके रखें, उसको ओपन ना रखें। तो ये सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। और कई बार स्वाति, एक बात और ऐड करूंगा यहाँ पर कि जब हम बात करते हैं क्लेम रिजेक्शन की, कई बार ऐसा भी होता है जैसे हेल्थ इंश्योरेंस में होता है ना कि पहले से प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है। यहाँ पर भी हो सकता है कि इवेंट बाद में अकर हुआ, यानी कि पॉलिसी लेने के बाद में वो इवेंट हुआ, वो अटैक हुआ, लेकिन पहले से ही आपके कंप्यूटर में इस तरह का वायरस या इस तरह का कोई मालवेयर ऑलरेडी पहले से इंस्टॉल हो चुका था। तो ये सब चीजें भी हो सकती हैं। तो इसके लिए आप ध्यान रखें कि टाइम टाइम पर आप अपने कंप्यूटर में उसको देखते रहें कि किस तरह के अटैक्स तो नहीं है। एंटीवायरस का यूज करें और जेन्युइन सॉफ्टवेयर यूज करें, ये बहुत ही जरूरी है। तो कुछ सावधानियां बरतने की जरूरत है अपने सिस्टम को लेकर, अपने ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस को लेकर या ऑनलाइन शॉपिंग को लेकर, इसका ख्याल जरूर रखिएगा। और एक साइबर इंश्योरेंस पॉलिसी एक सुरक्षा चक्र है आपके ऑनलाइन लेन देन का, उसको भी आप ले सकते हैं, जिससे कि आपके लिए ये एक अच्छा इंश्योरेंस पोर्टफोलियो तैयार हो सकता है। बहुत धन्यवाद करेंगे पंकज जी और कनिष्क का हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए जी बिजनेस। प्रायोजक एडलवाइज म्यूचुअल फंड, SIP से सब होगा। क्या आप शेयर बाजार में ट्रेडिंग करते हैं ना? तो रोज सुबह 7:30 बजे जी बिजनेस पर आपको वो सब कुछ मिलेगा जो ट्रेडर्स को हर रोज चाहिए। कैश, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, इंडेक्स, टेक्निकल पिक्स